हेलो। हम सी एंट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो अभी मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे फर्दर, दिस इज़ फॉर सितंबर 2026 एंड सो ऑन अटेम्प्ट्स। ओके, ये उनके लिए होगी। सितंबर 2026 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है बेटा मॉडल टेस्ट पेपर करके है ICAI की साइट पे, उससे ये मैंने बनाए हैं नोट। पर ये उससे बहुत डिफरेंट है। उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे आपके 100 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, डायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं और फिर आंसर्स दे रखे होते हैं, वो है। बट इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? क्वेश्चन वही रहेंगे, आंसर्स वही रहेंगे, बट आपको थोड़ा सा इंसाइट और मिल जाएगा। आपको नोट्स मिल रहे हैं इसके अंदर। आपको इसके अंदर कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स जो आप करते हो एग्जाम में, टिप्स, ICAI के कीवर्ड्स जो आपको लिख के आने चाहिए, आपकी मेमोरी ट्रिक, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। ठीक है, लिखने में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे याद करना है, क्या करना है, वो सब पता चल जाए। सो टुडे आज मैंने फर्स्ट जो सब्जेक्ट लिया है वो है GST इनडायरेक्ट टैक्स लिया है। उसका MTP 1 कर रहे हैं हम। विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए क्या है। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर है 31, जिसमें क्या, फॉर गुड्स द इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या कि जो इनवॉइस हमारा इशू होता है, द इनवॉइस विच इज इशूड, ठीक है, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए बात नहीं हो रही है अभी। गुड्स के लिए जो इनवॉइस इशू होता है वो कब होता है? पहले। किसके पहले? रिमूवल। जब गुड्स की डिलीवरी होती है उससे पहले या उसके टाइम पे, बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल होती है। जो क्रेडिट टर्म्स होते हैं, डू नॉट डेफर दिस रिक्वायरमेंट। ओके, जो क्रेडिट टर्म्स होते हैं उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट डेफर नहीं होती। कैपिटल गुड्स ITC वर्सेस डेप्रिसिएशन, हम बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि ITC क्लेम होगा नहीं होगा, डेप्रिसिएशन किस में क्लेम होगा या नहीं होगा अगर कैपिटल गुड्स होते हैं उनमें। तो उसके लिए ये है कि यू कैन नॉट डबल डिप। ठीक है, आप डबल डिप नहीं कर सकते। आपको ये नहीं है कि ITC भी मिल रहा है, डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है, नो, यू कैन हैव वन। ठीक है, इफ़ यू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन GST कंपोनेंट, अगर आपने वो 18% पे या कोई भी जितना भी परसेंट ऑफ GST है उसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो आपको इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उसको फिर आपको GST का इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा, आपको उसका ITC नहीं मिलता अगर आपने उस पर डेप क्लेम कर लिया तो। रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं? सेक्शन 15 शेड्यूल 1 क्या है? एस्टैब्लिशमेंट विद डिफरेंट GSTN। जब हम एस्टैब्लिश कर देते हैं अलग अलग GSTN, GST नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने अलग अलग कर लिए अंडर सेम पैन के अंदर, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट GST है। ठीक है, अलग अलग है, तो ट्रांसफर बिटवीन देम कंस्टिट्यूट सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, उनको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर सेम पैन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट GSTIN है तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। ट्रांसफर बिटवीन देम कंस्टिट्यूट सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, और अगर कंसिडरेशन नहीं है उसके अंदर तब भी हम उसको सप्लाई कंस्टिट्यूट करते हैं, सप्लाई बोलते हैं, इवन विदाउट द कंसिडरेशन। एंड द 180 डे पेमेंट रिवर्सल रूल डज नॉट अलाउ। इसमें 180 डे का पेमेंट जो होता है कि इसके अंदर ही अंदर करना है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं सप्लाई को इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो 180 डे का जो पेमेंट होता है रिवर्सल रूल का, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। इसमें डिस्टिंक्ट पर्सन। कैजुअल टैक्स पेयर जिनको हम CTP भी कहते हैं, इसका सेक्शन नंबर 27 है। वो क्या? रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 डेज एक्सटेंडेबल। अगर हमने 90 डेज एक्सटेंड कर दिए जो भी अर्लियर है, उसमें कैजुअल टैक्स पेयर को जो है देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा? उस पीरियड के लिए जो स्पेसिफाई किया गया एप्लीकेशन में, या फिर 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर। नाउ विल स्टार्ट विद केस स्टडी। केस स्टडी से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट शैल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट? सबसे पहले क्या है? स्मार्टफोन क्या है? हमारे गुड्स है। इशू कर रहे हैं हम इनवॉइस को, तो हमारी टाइम लिमिट क्या होगी? तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन 31st डे ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल, शैल बी इशू एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, या फिर 90 डेज का जो क्रेडिट टर्म होता है वो। तो जब हम गुड्स को अगर हम कर रहे हैं तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ स्मार्टफोन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। बिना केस स्टडी पढ़े ही हमें आंसर दीजिए। वैसे इसमें डिटेल अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो सेक्शन 31(1)(a) के अकॉर्डिंग CGST एक्ट 2017 में, जहाँ पे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई का मतलब गुड्स की मूवमेंट हो रही है, जो टैक्स इनवॉइस होगा वो कब इशू होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट। जो क्रेडिट पीरियड होगा अलाउड बाय द कंपनी
द क्रेडिट पीरियड्स अलाउड बाय द कंपनी 15 का 45 का 90 डेज का जो क्रेडिट पीरियड कंपनी अलाउ करती है वो कमर्शियल क्रेडिट अरेंजमेंट्स होती है और उसका कोई भी लेना देना नहीं है, एब्सोल्युटली नो लीगल बियरिंग स्टैट्यूटरी लिमिट किसके लिए, टैक्स इनवॉइस के लिए, चाहे वो 15 ले 45 डे 90 डे से कोई भी लीगल बियरिंग नहीं है स्टैट्यूटरी लिमिट टैक्स इनवॉइस के लिए. Common mistakes here, students often get confused by the 90 days credit period and incorrectly select ऑप्शन डी. वो क्या करते हैं, ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते कि भाई 90 डेज वाला आएगा, लेकिन नहीं. क्यों? क्योंकि इट रिलेट्स टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. कमर्शियल क्रेडिट टर्म्स नेवर ओवरराइड सेक्शन 31. जो कमर्शियल क्रेडिट टर्म्स होती हैं हमारी वो कभी भी ओवरराइड नहीं करती सेक्शन 31 को. सेक्शन 31 ओवरराइड करता है. सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है. 90 डेज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. ऑलवेज लुक एट द कीवर्ड रिमूवल व्हेन द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. कंसेप्ट का मतलब क्या, डिलीवरी या पेमेंट. कंसेप्ट ऑफ डिलीवरी या पेमेंट इज इररिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनवॉइस कि कब डिलीवरी हो रही है, कब पेमेंट हो रही है, नहीं कब रिमूव हो रहा है. ठीक है. गुड्स मूव हो रहे हैं यानी इनवॉइस मूव्स फर्स्ट. पहले इनवॉइस जाएगा फिर गुड्स जाएंगे. नेवर लेट द फिजिकल गुड्स लीव द फैक्ट्री गेट विदाउट एन इनवॉइस बीइंग जनरेटेड. पहले इनवॉइस जनरेट होगा उसके बाद फैक्ट्री गेट से हमारा गुड्स जाएगा. सेक्शन 31(1) रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट टू टैक्स इनवॉइस. Question number 2. In relation to the plant and machinery purchased by the company, select the correct alternatives. ITC के बारे में given है, इसके लिए हम केस स्टडी करेंगे. केस स्टडी में गिवन है हमें, देखो यहाँ पे हमें क्रेडिट टर्म्स दे रखे थे 15 डेज का, 90 डेज का, 45 डेज का. दिस इज इररिलेवेंट फॉर इनवॉइस ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस के लिए. अगर अब आईटीसी के लिए देखो दे रखा है करंट फाइनेंशियल ईयर में द कंपनी परचेज प्लांट मशीनरी वर्थ 1 करोड़ की थी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. उसके बाद 18% लग रहा है. ठीक है. 1 करोड़ का 18%, 18 लाख लग रहा है. तो अब इसको पूछ रहे हैं आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17(5). आईटीसी ब्लॉक नहीं है. कंपनी प्लान टू डीमर्ज इट्स लैपटॉप ऑपरेशन ओनली. ठीक है. यहीं तक है इसके आईटीसी के लिए. अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. 1 करोड़ प्लस 18% इज जीएसटी. आईटीसी ब्लॉक नहीं है. तो इसमें क्वेश्चन है आईटीसी ऑप्शंस आर आईटीसी ऑफ 18 लाख कैन बी क्लेम्ड and value of asset on which depreciation can be claimed under income tax at 1961 shall be 1.18. depreciation क्या हम जीएसटी पे क्लेम कर सकते हैं? आईटीसी तो अवेलेबल है. अगर आईटीसी है तो हम डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, अगर 18 लाख पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आईटीसी इज क्लेम्ड. तो आईटीसी पे 18 लाख कैन बी क्लेम्ड. वैल्यू ऑफ एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन किस पे क्लेम होगा फिर? 1 करोड़ पे. 1 करोड़ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा और बाकी जो जीएसटी कंपोनेंट है उस पर आईटीसी ले लेंगे. अगर ये 18 लाख डेप्रिसिएशन में लेते तो आईटीसी नहीं मिलता. इसलिए ऑप्शन नंबर बी. Section 16(3) of CGST Act explicitly provides that where registered person has claimed depreciation on tax component, अगर depreciation claim हो चुका है tax components पे of the cost of the capital goods, plant and machinery under provisions of the Income Tax Act, तो ITC उस tax component पे नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं होगा. कैपिटलाइज करेंगे 1.18 को, क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर हम 18 लाख को आईटीसी क्लेम कर लिया है तो कैपिटलाइज द एसेट कितना, 1 करोड़ नहीं है, उसी को ही कैपिटलाइज करेंगे. ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन बी. डबल बेनिफिट अवॉइडेंस हो रही है. अज्यूमिंग दैट बोथ आईटीसी एंड फुल डेप्रिसिएशन और 1.18 वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, गलती हो जाती है यहाँ पे. कैन बी टेकन टुगेदर, डबल टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं. एग्जाम्पटिव क्या है? इन प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑलवेज चेक इफ द प्रॉब्लम से डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स. इफ येस तो आईटीसी जो है वो 0 हो जाएगा. एंटी डबल टिक रूल होता है. चूज इधर जीएसटी क्रेडिट, या तो आप आईटीसी क्रेडिट ले लो या फिर डेप्रिसिएशन ले लो. यू कांट हैव बोथ कुकीज. ओके. ICI keywords 16(3) section 16(3) कैपिटल गुड्स के बारे में, टैक्स कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन, डबल बेनिफिट्स. देन हाउ शेल द डीमर्ज एंटिटी बी ट्रीटेड अंडर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ. जो डीमर्ज हो चुकी है, मर्ज थी पहले, अब उनको हटा दिया, डीमर्ज हो गई, अलग हो गई हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखो क्या डीमर्ज हुआ था यहाँ पर कि the company plans to demerge its laptop operation into a wholly owned subsidiary within a common board of directors. यानी जो लैपटॉप है उनको एक अलग सेक्टर दे देंगे, वो एक अलग ही कंपनी बन जाएगी. तो जब डीमर्ज हो रही होती है अगर कोई भी कंपनी, तो उसके लिए जीएसटी में तो जो डीमर्ज एंटिटी है वो क्या होगी, आपको ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी. उसको रिलेटेड पार्टी मानेंगे, डिस्टिंक्ट मानेंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी मानेंगे, सोल सेलिंग एजेंट ऑफ द कंपनी मानेंगे.
तो रिलेटेड पार्टी, वाई बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक तो था होली ओन थी वो, ऊपर से उसका जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भी कॉमन थे। तो पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो कंट्रोल कर रही है दूसरी को, या फिर लीगल एंटिटीज जिसमें वो होल्ड करे सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी वो 20% वाला एसोसिएट है वो, या होली ओन सब्सिडरी है, कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है क्योंकि उसके एक्सप्लिसिटली अंडर डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एब्सोल्यूट मैनेजमेंट कंट्रोल, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, नहीं तो वो डिस्टिंक्ट होगी। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक कंफ्यूजिंग डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पार्टी से, रिलेटेड पार्टी जैसे यहाँ पे जो होली ओन सब्सिडरी थी इसलिए क्योंकि कॉमन वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब रिलेटेड पार्टी तो ये होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या था, जो बोलता है कि सेम पैन के अंडर अलग अलग जीएसटी लिए, वो होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन स्टेटस अप्लाइज टू डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन। अ डीमर्ज सेपरेट एंटिटी जो होती है हैज अ न्यू पैन, उसका एक न्यू पैन होता है। जो डीमर्ज्ड सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसका न्यू पैन होता है, ठीक है। हेंस इट इज अ रिलेटेड पार्टी नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं करनी है। लुक क्लोजर विद द लीगल स्टेटस, सेम पैन होगा अगर डिफरेंट स्टेट से रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट पैन है और कंट्रोल हो या फिर सब्सिडरी हो रही है तो रिलेटेड पार्टीज। ये याद करो, अगर कंफ्यूज लगता है तो नहीं समझ में आता, सेम पैन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट पैन लेकिन कंट्रोल या सब्सिडरी हो रही है तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। मेमोरी ट्रिक आपके लिए क्या होगा, ब्लड रिलेटिव वर्सेस ट्विन, मतलब होली ऑन सब्सिडरी है, इज अ डिफरेंट पर्सन विद द सेम ब्लड लाइन, उसी की वो है आगे की ब्लड लाइन, रिलेटेड पार्टी हो गई। दो ब्रांचेस अलग अलग है ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है, वो आइडेंटिकल ट्विंस हो गए तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। नाउ Question number 4. The period of retention of books of accounts related to the prior period to a demerger under GST लो, या ऐसे ही बिना पढ़े वो भी हो जाएगा कि जो पीरियड है जिसमें हमें रिटेन करके रखनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वो कितना है, रिलेटेड टू प्रायर पीरियड टू डीमर्जर, डीमर्जर से पिछले साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है प्रायर पीरियड है अंडर जीएसटी लो, कितने थे, 36, 60, 72 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट और फर्निशिंग एनुअल रिटर्न ऑफ द रेलिवेंट, तो डी। क्यों, क्योंकि 72 मंथ्स ड्यू डेट से फर्निशिंग एनुअल, जब हमने एनुअल रिटर्न को फर्निश किया उसके ड्यू डेट से 72 मंथ्स फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 36 ऑफ द सीजीएसटी क्या कहते हैं, मैंडेट्स की जो हर एक एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और अदर रिकॉर्ड शेल रिटेन देम अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ, 72 मंथ इज 6 ईयर, 6 साल तक आपको रखना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है, फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्शंस लाइक डीमर्जर्स डू नॉट रिड्यूस दिस मैंडेटरी स्टेटस, ना ही रिड्यूस करता ना ही बढ़ाता, डीमर्जर हुए तब भी 6 साल ही रहेगा। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स, काउंटिंग 72 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सी पे टिक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं, ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न होता है, यूजुअली जो 31 दिसंबर को बोलते हैं उस फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। इफ एन अपील और डिस्प्यूट इज पेंडिंग, अगर कोई भी अपील है या डिस्प्यूट हो रखा है वो पेंडिंग है, द बुक्स मस्ट बी केप्ट फॉर 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील और 72 months फ्रॉम द एनुअल रिटर्न ड्यू डेट whichever is later. Remember this critical exception which is important. क्या, अगर अपील हुई, इफ एन अपील और डिस्प्यूट इज पेंडिंग, कोई भी अपील या डिस्प्यूट अगर पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में, जो बुक्स हैं वो 1 साल तक रखे जाएंगे आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील, उस अपील के फाइनल डिस्पोजल से 1 साल तक रखे जाएंगे, या फिर 72 मंथ्स फ्रॉम द एनुअल रिटर्न ड्यू डेट whichever इज लेटर, जो भी बाद में होएगा वो हो सकता है 23, 24 है, मान लो इसके 6 साल करेंगे तो क्या होगा, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, यहाँ 24 था, यहाँ से गिनेंगे तो एक और 29, 30, ये 6 साल हमारे हो गए कंप्लीट। लेकिन मान लो इस वाली जो हमने रिटर्न का यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन मानो यहाँ पे अपील हुआ, ठीक है, और ये खत्म हो रहा है मान लो 27, 28 में, तो हमें 28, 29 तक या 29, 30 विच एवरेज लेटर तक रखना पड़ेगा, ठीक है। इस यहाँ पे अगर खत्म होती है इसकी फाइनल तो हमें 1 साल और रखना पड़ेगा, नहीं यहाँ तक विच एवरेज लेटर में 29, 30 आ जाएगा। बट अगर ये होता कि 29, 30 में अपील हो रही है, 29, 30 6 ईयर है और इसी में ही अपील हो रही है, तो आपको फिर 30, 31 भी रखना पड़ेगा, तो विच एवरेज लेटर में 30, 31 आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बढ़िया
सिंपल, अगर केस पेंडिंग है तो उसको 1 साल तक, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा केस उसके 1 साल तक, या फिर 6 साल, जो जिस साल की वो एनुअल रिटर्न है, whichever is later तक आप रखोगे उसको। उसके बाद मेमोरी ट्रिक, क्लॉक स्टार्ट्स ओनली व्हेन द एनुअल पेपर वर्क साइकिल इज ऑफिशियली कंप्लीट, राइट? तो ऑफिशियल कंप्लीट हो जाएगा उसी के 72 मंथ्स बाद तक हम करेंगे नोट व्हेन द ईयर एंड्स। सेक्शन 36 रिटेंशन रिकॉर्ड, 72 मंथ्स ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए सीटीपी, कैजुअल टैक्स पेयर जो होते हैं, अगर उनका हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो कोई भी स्टेट में कराना हो, तो आपको जो वैलिडिटी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वो कब तक होगी? कब तक होगी? 45, 90, 180 या 135। तो उसकी यूजुअली जो कैजुअल टैक्स पेयर होता है उसकी 45 डेज रहती है, ठीक है? कैजुअल टैक्स पेयर जो कभी कभी कैजुअली टैक्स पे करते हैं। अंडर 27(1) जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन इशू, वह सीटीपी या फिर एनआरटीपी हो तब भी शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जो XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वैलिडिटी उसकी 45 डेज की क्यों होगी? क्योंकि वो राजस्थान में ट्रेड फेयर के लिए आया है, रजिस्ट्रेशन वैलिड इज एक्जैक्टली 45 डेज। देखो ऊपर हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, आपको पढ़ाया नहीं केस स्टडी यहाँ पर, कि सीटीपी रजिस्ट्रेशन हुआ राजस्थान का, ट्रेड फेयर है 45 डेज का, तो विच एवर इज अर्लियर होता है। वैसे 90 डेज है जनरली, लेकिन यहाँ पे है ट्रेड फेयर 45 डेज का, तो 45 डेज तक उसको अलाउ होगा। कहाँ है? Under Section 27(1) CGST Act 2017, the certificate of registration issued to a casual tax person (NRTP) shall be valid for the period specified in the application. Specified कितना था application में? 45 days या फिर 90 days, whichever is earlier. यहाँ पे 45 डेज था तो इसलिए 45 डेज आएगा। ब्लाइंडली 90 डेज को सिलेक्ट मत कर लेना एज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रूल विदाउट इवैलिडेटिंग द स्पेसिफाइड पीरियड रिक्वेस्टेड इन द केस फैक्ट पैटर्न। A CTP can apply for an extension of the registration period under Section 27(2) for the maximum further period of 90 days. जो CTP है वो extension ले सकता है, apply for the extension of the registration, लेकिन वो भी कितना? further 90 days के लिए, provided the deposit estimated tax liability in advance. जितनी भी estimate उसने करी है कि भाई आगे मेरे को जो है extend करानी है, मेरे को थोड़े दिन और रुकना है और business करना है, तो 90 डेज के लिए मैक्सिमम करा सकता है। और जब उसने कराई है तो ये देखना मतलब प्रोवाइडेड, यानी कि ये शर्त करना मंजूर है, होनी ज़रूरी है कि जो डिपॉजिट है किस चीज़ की, टैक्स लाइबिलिटी को एडवांस में दे रहा हो, जो भी आगे जितने भी दिन के लिए उसने एक्सटेंशन कराया है मैक्सिमम अप टू 90 डेज, उसमें उसने एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी दे दी हो एडवांस में। विच एवरेज अर्लियर रूल क्या है? या तो 45 या फिर लॉ सीलिंग 90। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन उसने स्पेसिफाई किया वो, या फिर 90 डेज की सीलिंग, लोअर नंबर विंस। Question number 6. Which of the following statements true in relation to the non-payment of consideration by Gujarat go down to Delhi? इसके लिए हमें फिर अगेन केस स्टडी पे आना पड़ेगा, which is फाइनली ट्रांसफर्ड गुड्स वैल्यूड 5 करोड़। 5 करोड़ के वैल्यूज जो थे वो गुड्स उसके कहाँ पे चले गए? फ्रॉम दिल्ली से रजिस्टर्ड गुजरात गोडाउन में चले गए। दिल्ली से गुजरात में 5 करोड़ के गुड्स चले गए। नो कंसिडरेशन वॉज पेड इवन आफ्टर 180 डेज। 180 दिन तक कोई कंसिडरेशन पे नहीं हुई, कोई भी पेमेंट नहीं हुई, और उसके बाद ये है कि रिवर्स मूवमेंट भी नहीं हुई, कोई भी रिवर्स मूवमेंट भी नहीं हुई, और 180 डेज तक पेमेंट भी नहीं हुई है। तो अब क्वेश्चन वॉज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो नहीं दिया वो, तो द गुजरात गोडाउन shall reverse the ITC availed on the goods received from Delhi and also required to pay interest computed from the date of invoice till the date of reversal of ITC, या फिर गुजरात गोडाउन shall reverse the ITC availed on the goods received from Delhi and no interest shall be applicable. The restriction of 180 days for the payment of consideration is not applicable in the present case. नहीं है। दिल्ली गोडाउन shall issue a credit note, तो उसको क्रेडिट नोट इशू कर देना चाहिए गुजरात गोडाउन के लिए रिवर्स करने के लिए, सब्जेक्ट टू रिवर्स द सप्लाई। यहाँ पर बिकॉज जो दिल्ली और जो गुजरात है वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, बिकॉज दे हैव सेम पैन अंडर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, GSTN अलग अलग और सेम पैन है, तो इसलिए वो क्या हो गया? डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट वाले के लिए अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है और विदाउट पेमेंट भी हो रही है
तब भी हम मानेंगे कि वो सप्लाई हुई है और हमें कोई भी 180 डेज को देखने की जरूरत नहीं है। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज फॉर पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। वो ये देखो सेकंड प्रोवाइजर 16(2) का क्या कहता है कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी इफ अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर। ठीक है, तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई फ्रॉम द इनवॉइस डेट। लेकिन this restriction does not apply to the values of supplies made without consideration specified in Schedule 1। और वो क्या है, distinct person या फिर related person जो कि course और furtherance of business में सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली है और जो गुजरात ऑफिस है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। जो ट्रांजेक्शन होगा वो डीम्ड सप्लाई होगा विदाउट कंसिडरेशन, मेकिंग द 180 डेज रिवर्सल कंडीशन लीगली एप्लीकेबल इनएप्लीकेबल। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है अब कि आप जनरल रूल लगा दोगे कि भाई 180 डेज जो है नहीं, मतलब 180 डेज तक उन्होंने पेमेंट नहीं करी, आईटीसी रिवर्सल नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इंटर ब्रांच चौक है। यहाँ पर आप याद रखो कि जो ब्रांच है वो खुद के लिए चेक कैसे लिखेगी, चेक। ठीक है, वो कैसे लिखेगी खुद से, वो खुद ही है, सेल्फ सप्लाई इम्यूनिटी है यहाँ पर। क्योंकि जो यहाँ पर यू कांट स्यू योर सेल्फ, अपने आप को आप कैसे स्यू कर सकते हो नॉन पेमेंट के लिए, क्योंकि आप तो एक ही हो, वैसे डिस्टिंक्ट पर्सन हो ना। 180 डे क्लॉक डजंट एग्जिस्ट फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर Schedule 1। दिल्ली की ब्रांच भी आप ही हो, गुजरात की ब्रांच भी आप ही हो, यू कांट स्यू योर सेल्फ, इसलिए Schedule 1 supplies deemed supplies without consideration are completely immune to the 180-day payment condition. Keep this exception handy for high scoring marks. Okay. For MCQs it is very important. Check होता है बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सानू एसोसिएट से आपके पास दिल्ली डीलिंग इन अ गारमेंट हैज ऑर्डर्ड लेडीज सूट फ्रॉम साहिबा गारमेंट्स इन लुधियाना। ओके, दिल्ली में है, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया लेडीज सूट को लुधियाना पंजाब से, विच इज 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स वेयर हाउस। ठीक है, दूर है। E-way bill is generated by Sahiba Garments and the order is coming on a normal cargo. Okay, यहाँ पे अब normal cargo और वो स्पेशल वर्ड होता है। For how many days will the E-way bill be valid with the time it is generated? तो जो नॉर्मल कार्गो होता है दैट इज फॉर 2 days। ओके, क्यों, क्योंकि 350 है, 200 की मानी जाती है एक, 350 है तो पार्ट ऑफ इट विल बी एक, तो इसलिए 2 days। ओके, 200 की मानी जाएगी। देखो अकॉर्डिंग टू द 138(10) रूल है आपका सीजीएसटी में, जो वैलिडिटी पीरियड होता है ई-वे बिल का कार्गो में अदर देन ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो के अलावा, या ओवर डायमेंशनल ओडीसी भी बोलते हैं, मल्टी मॉडल शिपमेंट भी बोलते हैं, उसके अलावा अदर देन दैट अप टू 200 किलोमीटर को हम 1 डे मानते हैं। यहाँ पे 350 दे रखा था और पार्ट ऑफ इट को भी 1 डे मानते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 200 और 150, 150 को भी हम 1 डे मानेंगे, 200 को भी हम 1 डे मानेंगे, तो इसलिए 2 days। ठीक है, 1 additional day, right, up to 200 1 day and for the additional 200 kilometers of the part thereof फिर 1 additional day, तो इसलिए 1 + 1 2 हो गया। दिस इज फॉर अदर देन ओडीसी या मल्टी मॉडल शिपमेंट विच इज योर फॉर द नॉर्मल वन, नॉर्मल कार्गो अगर तो भी। इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होते थे, यूजिंग ओल्ड लिमिट्स, पुराने लिमिट्स यूज करने से पहले जो था वो 100 किलोमीटर पर डे था, अब 200 हो चुका है। ओके, और ओडीसी में क्या है, रूल इज डिफरेंट, अप टू 20 किलोमीटर्स अगर ओडीसी का है या मल्टी मॉडल है तो उसमें 20 किलोमीटर्स मानेंगे, और अगर नॉर्मल वाला है तो उसमें 220 1 एडिशनल डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स या पार्ट देयर ऑफ, डू नॉट मिक्स दिस अप। 20 किलोमीटर स्टैंडर्ड लैप है, डिवाइड डिस्टेंस बाय 200। ई-वे बिल वैलिडिटी क्या रहेगी 200 किलोमीटर पर डे, और अगर नॉर्मल वाले के लिए 200 और ओडीसी या फिर मल्टी मॉडल है तो 20 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट एमसीक्यू फटाफट से। पीओ लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनी 13 इन द स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है। फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरली कैरीज ऑन इट्स बिजनेस, महाराष्ट्र से ही वो नॉर्मली जनरली अपना क्या करती है, बिजनेस करती है टैक्सेबल गुड्स का। इट ऑल्सो हैज़ अ वेयर हाउस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टोरिंग गुड्स। ठीक है, महाराष्ट्र में उसका बिजनेस है मेन वाला, और बाकी तेलंगाना में उसने क्या कर रखा है, क्या था, वेयर हाउस है उसका। व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस पीयू लिमिटेड के लिए, पीयू लिमिटेड के लिए क्या प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ओनली तेलंगाना, ओनली महाराष्ट्र, बोथ या नीदर। देखो बेटा सबको ये तो रहेगा कि भाई महाराष्ट्र था ही, डाउट रहेगा तेलंगाना में, नीदर नहीं हो सकता, खाली तेलंगाना नहीं हो सकता, तो बी और सी में देयर विल बी कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात सोचो, देखो बोथ आएगा बिकॉज, क्योंकि
सेक्शन 285 कहता है सीजीएसटी एक्ट का कि डिफिनीशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आता है। प्लेस फ्रॉम द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड आउट, जनरली जहाँ से कैरिड ऑन होता है वो, यानी यहाँ पे क्या है महाराष्ट्र। इंक्लूडिंग अ वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स प्रोवाइडेड और रिसीव्स गुड्स सर्विस। यहाँ तो वो उधर स्टोर करके रखता है, यहाँ उसको यहाँ पे रिसीव गुड्स एंड सर्विस होती हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, कुछ भी हो, उसको भी आप प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूड करोगे। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ को अपने। यहाँ पे ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड मीन्स नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख रखा हो, वो भी इंक्लूड होता है। थर्ड, अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, अगर एजेंट से है तब भी, तो एजेंट वाला भी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला भी, वेयर हाउस गोडाउन भी, और ऑर्डिनरी तो है। देयरफॉर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है महाराष्ट्र में और जो स्टोरेज वेयर हाउस है तेलंगाना में, दोनों ही क्वालिफाई करते। ठीक है। और अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में जैसे दे रखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती खाली, तब भी वो इंक्लूड होता है इसमें। नाउ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले स्टार्ट। अच्छा चलो, कॉमन मिस्टेक्स क्या आ जाते हैं। थिंकिंग ओनली द कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ऑफिस कंस्टिट्यूट्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस, खाली वही मान लेते, तेलंगाना को छोड़ देते तो वेयर हाउस भी इंक्लूड होता है। एवरी प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इधर एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्पेसिफिक स्टेट जुरिस्डिक्शन। स्टोर इट, मैनेज इट, प्लेस ऑफ बिजनेस से मैनेज, तो चाहे मैनेज कर रहे हो चाहे स्टोर कर रहे हो, बोथ विल बी योर प्लेस ऑफ बिजनेस। वेदर इट्स अ वाइट कॉलर मैनेजर सिटिंग इन मुंबई या बॉक्सेस टैग्ड इन हैदराबाद, इट्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। सेक्शन 285 प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूसिव डेफिनेशन वेयर हाउस स्टोरेज। जो सीटीपी होता है, कैजुअल टैक्स पेयर्स कैन नॉट अवेल द थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट, जो 10, 20, 40 की होती है, क्योंकि वो कैजुअली दे रहे, कभी कभी देते हैं, तो उनको जो मैंडेटली रजिस्टर करवाना ही पड़ता है अंडर सेक्शन 24 अपने जीएसटी के अंदर। लेकिन जो स्पेशलाइज आर्टिसंस होते हैं, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह रखते हैं, हैंडीक्राफ्ट जिनको स्पेशलाइज्ड बोला गया है, जिनको स्पेशली नोटिफाई किया गया है, वो एग्जाम्प्ट होते हैं मैंडेटरी सीटीपी की तरह रजिस्टर करवाने के लिए, उनको छूट होती है, उनको एग्जाम्पशन होता है पैन इंडिया के लिए। लेकिन अगर कब तक, अप टू द पैन इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट तक, अगर वो सीटीपी हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अगर वो आर्टिसन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स दे रहे हैं, are exempted from mandatory CTP registration up to the pan India aggregate turnover limit provided they possess a valid e-way, लेकिन उनके पास mandatorily ई-वे बिल होना चाहिए, क्योंकि तभी मूवमेंट होगी गुड्स की, नहीं तो वो रोक लेंगे पुलिस वगैरह वाले, फिर वो जाने नहीं देते हैं इंटरस्टेट। तो यू शुड हैव अ वैलिड ई-वे बिल। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स कंपल्सरी आता है। Vishnu Private Limited, a registered supplier of goods and services at Kolkata, has furnished the following transactions, उसने दे रखी है। Company possesses the following opening ITC balances, ITC के balances given है हमें GST के rates given 9 and 18% respectively. Inward outward supplies are exclusive of taxes. Okay. द प्रीवियस ईयर टर्नओवर 2.5 करोड़ था, विच विल आगे हमें हेल्पफुल होगा ये 2.5 करोड़। उसका था मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश में कंप्यूट करना है, मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश में ये मांगा गया हमसे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इंट्रा स्टेट के, अभी हमें एक रिकॉग्नाइज करना है कि ये इंट्रा स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी निकालेंगे। हमें फेब्रवरी की बोलिए, मंथ ऑफ द फेब्रवरी, हमें फेब्रवरी का निकालना है। ठीक है। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कोलकाता में है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें फर्स्ट हमें पर्टिकुलर्स के दे रखे हैं, इंट्रा स्टेट हो रही है, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा। टैक्सेबल गुड्स है जिसमें 1,00,000 रिसीव्ड एज एन एडवांस इन जनवरी में ही में एडवांस मिलेगा, लेकिन गुड्स का एडवांस हम कब देखते हैं, जब इनवॉइस हमें मिला हो तब, ना कि जब हमें एडवांस मिला हो तब। हम इसको 1,00,000 को एडवांस वाले को नहीं देखेंगे। टैक्स इनवॉइस द एंटायर सेल वैल्यू वाज इशूड ऑन 15 फरवरी, तो हम 15 फरवरी को ही देखेंगे, जब इशू होगा तब देखेंगे। हम एडवांस को इग्नोर करते हैं, तो इसलिए पूरा 4,00,000 को देखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि 1,00,000 को और तभी के तभी वो जो है वो हो गया होता, एडवांस नहीं लिखा होता, 1,00,000 जो रिसीव हुए हैं वो जनवरी में ही हुए हैं, तो यहाँ पर फिर हम 3,00,000 लेते फेब्रवरी के लिए। यहाँ फिर लिखा होता कि ये जो इशू हुए हैं ये जनवरी में ही हो गए, 15 जनवरी को ही हो गया
एडवांस ने लिया, तो फिर हम 4 लाख लिखते ही नहीं फरवरी में, फिर वो पूरा का पूरा जनवरी में जाता। तो ये 4 लाख जो है वो फरवरी में दिखाएंगे। लाइक दिस एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस टैक्स ऑन गुड्स इज पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। जब इनवॉइस जो है बनता है तभी के तभी हम पे करते हैं टैक्स को, नॉट ऑन रिसिप्ट ऑफ द एडवांस। जब हमें एडवांस की रिसिप्ट मिल रही तब नहीं होगा। एंटायर 4 लाख इज टैक्सेबल इन फरवरी। 4 lakh 9% 36,000 and IGST will be nil. Second purchase of goods from composition dealer registered in कोलकाता, जो ऑलरेडी कोलकाता में है, कॉम्पोजिशन डीलर है पर वो उससे हमने गुड्स खरीदे हैं परचेज किए, तो क्या इसमें आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी आईटीसी इसमें। सो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स जो थी वो हमने कंपोजिशन डीलर से किया था, जो भी कोलकाता में रजिस्टर्ड था। आपको पता है कि जो हमने एक प्रोवाइजर क्या पढ़ते थे, जो कंपोजिशन डीलर है, अगर हम उससे गुड्स ले रहे हैं तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कंपोजिशन डीलर टैक्स पे नहीं करता है। तो 5,50,000 है, उसका हमें आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग आईटीसी कितना था, 57,000 फॉर सीजीएसटी, आईजीएसटी के लिए 50,000 था, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हमने किया है प्रीसीडिंग मंथ से। नाउ परचेज जो हमने की है डीलर से 550,000 की, क्या आएगी, नील, आईटीसी यहाँ पर नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज इस पर सेक्शन 10 सेक्शन 17(5) कंपोजिशन टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट। जो टैक्स है कंपोजिशन टैक्स वो कलेक्ट नहीं करते रिसिपिएंट से, एंड नो क्रेडिट फ्लोज आउट, इसलिए आईटीसी अवेल नहीं होता, नहीं करते। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या दे रखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट तभी 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 एग्जेम्प्ट होता है अगर क्या हो, अगर वो उसका रोज का काम हो, रिपेयरिंग वगैरह ना हो, उसको परफेक्टली कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसका लेबर का काम हो। ठीक है, पर यहाँ पे रिपेयरिंग दे रखा है, यहाँ पे रेनोवेशन दे रखा है, तो दैट मीन्स दिस विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। जो सर्विसेज अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोवाइड करी है रिपेयर करने के लिए, वो भी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, अदरवाइज पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो भी क्या इंट्रा है, यानी स्टेट टू स्टेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी में लिखेंगे 1 लाख है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड का बनेगा हमारे, देखो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर और सिंगल टैक्सेबल, बिकॉज एग्जेम्पशन किसके लिए, खाली ओनली टू द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, खाली उनके लिए, नॉट टू रिपेयर्स या रेनोवेशन ऑफ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो 1 लाख है तो उसका 9% के हिसाब से 99,000 सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, और आईजीएसटी रिमेन निल। राइट नाउ फोर्थ वन वो इज अबाउट किसके बारे में, फोर्थ इज मेंबरशिप के बारे में, हेल्थ एंड फिटनेस का अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। कहीं पे लिखा है क्या कि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, नहीं लिखा। अनलेस एंड अनटिल इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर होता, अगर बोला गया होता, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन होता कि आपको ऐसा कुछ करना है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपने अपने मन से किया है, then you are not getting ITC। तो मेंबरशिप के लिए कितना है, 175,000। तो यहाँ पर क्लब मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज नील नील नील। ठीक है, चिकली ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)(b)(2), क्यों, सिंस नो स्टैट्यूटरी मैंडेट फोर्सेस दिस बेनिफिट। यू हैव टू राइट दिस रीजंस विद योर क्या बोलते हैं ये वर्किंग्स, नहीं तो नीचे वर्किंग नोट लिखा के तब आप कर सकते हो, नहीं तो साथ में दिखा दो, साथ में दिखा दो। वैसे साथ वाली ज्यादा मुझको प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है कि साथ साथ में लिखा हो, सब सही रहता है, चेकर के लिए इजी रहता है, चेकिंग करने के लिए, लेकिन नीचे लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन लिखना है, नहीं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम जीटीए। अब यहाँ पर क्या किया है उसने, 12% उसने, हम जीटीए के पास ऑप्शन होता है, यहाँ तो वो खुद पे करेगा या फिर हमें पे करना पड़ता है, जो सर्विस ले रहा होता है उसको पे करना पड़ता है। बट नाउ यहाँ पे क्या, वो जो हमने सर्विसेज रिसीव करी है जीटीए से, उसने एक्सरसाइज किया है कि मैं ही दे दूंगा 12% पे फॉरवर्ड चार्ज पे। तो नाउ वी कैन अवेल व्हाट, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे हम आईटीसी लेंगे। ठीक है, सर्विसेज हमने रिसीव करी है तो वी विल टेक द आईटीसी हियर। ठीक है, क्लेम द आईटीसी, हमें मिल रहा है इंटर स्टेट जीटीए, इंटर स्टेट है तो यानी कि क्या, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, 24,000 का 2 लाख था, उस पर 12% लगेगा। ठीक है, जीटीए के अलग है क्योंकि उधर 12% दे रखा है, तो इसलिए 2 लाख का 12% आएगा, यहाँ पे मेंशन कर देना कि 12% लगाया हमने।
नहीं तो 9%, 9%, 8%, 18% जो है वो है। तो यहाँ पे यू विल स्पेसिफिकली मेंशन द 12% क्राइटेरिया फॉर द जीटीए, ओके, और फिर कैलकुलेशन करके 24,000 इन योर आईजीएसटी कॉलम। देन next is interstate services provided by way of training in sports. ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इंटरस्टेट सर्विसेज है, ठीक है, इंटर है यानी अगेन क्या होएगा, इंटर है तो आईजीएसटी, और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो इस पे हमारा क्या लगेगा, हमें जीएसटी जो है देना पड़ेगा, क्या मतलब लेना हम लेंगे उससे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया गया है एंटिटी को, तो इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल होगा, क्योंकि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड बाय द एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 12AB। अगर जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 12AA या 12AB में अगर ये रजिस्टर्ड होता, कौन, ये जो कंपनी है जिसका हम बना रहे हैं, अगर ये होता तो हम यहाँ पर नील लिख देते हैं, यहाँ पे फिर जीएसटी नहीं लगता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है जीएसटी लगेगा 1800 का, 10% का, सॉरी 10,000 का 18%। नाउ नेक्स्ट फटाफट से करते, बहुत टाइम हो गया। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय भारत हायर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल है, एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन कब, जब कहाँ हो, हम प्रेमिसेस के अंदर हो, प्रेमिसेस के बाहर अगर होगा तो हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलती। यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, एनुअल डे फंक्शन है ऑर्गेनाइज्ड इन कमल ऑडिटोरियम लोकेटेड आउटसाइड द स्कूल कैंपस, और यहाँ पे प्रेमिसेस के बाहर है, स्कूल कैंपस के बाहर है, तो 15,000 का हमें आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लब मेंबरशिप हो गई, इंडस्ट्रियल जीटीए सर्विसेज, सॉरी यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सर्विसेज दी हमने, एग्जाम्प्ट होगी नहीं होगी, 2700 हमारा टैक्स लगेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर एग्जाम्प्ट ओनली इफ जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ हो रही है, स्कूल कैंपस के अंदर हो रही हो, क्योंकि ये बाहर हो रही थी कमर्शियल ऑडिटोरियम के, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो हम यहाँ पे 2700 भी दिखाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो दे रखा है लास्ट 7th, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 4 डिस्टिंक्ट लॉट्स। जो हमारा ये 40,000 है, 4 अलग अलग लॉट्स में आएगा, आउट ऑफ जो सेकेंड लॉट है वो हमें अभी मिला। अच्छा, इस सेकेंड लॉट को 40,000 दे रखा है, ठीक है, सेकेंड लॉट हमें जो मिल रहा है 40,000 का करंट मंथ में, क्या हम इसको लिख दे 40,000 मिला, हम इसके आईटीसी में क्लेम कर सकते हैं, नो, अनटिल एंड अनलेस हमें लास्ट लॉट प्रोवाइड हो जाए, जब जिस मंथ में हमें लास्ट लॉट प्रोवाइड होता है उस मंथ में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो वही दे रखा है यहाँ पे आईटीसी में कि इनपुट्स रिसीव्ड इन 4 लॉट्स, तो यहाँ पे नील क्यों आया, क्योंकि क्या कहते हैं 16 बार्स क्रेडिट अंटिल द लास्ट एंड फाइनल लॉट इज फिजिकली रिसीव, जब तक हमें वो लास्ट लॉट फिजिकली रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम जीएसटी में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो अब हमारे सारे जो भी पर्टिकुलर से कंप्लीट हो गए हैं, तो हम ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। हमारा टोटल क्या होएगा इसका, 4 lakh, 1 lakh, 10 lakh and 15,000 will be a value. So 36,000, 9,000 will be 45, 36, 9, 45 and 1,827 sum up to 4,500. Now computation of eligible input tax credit ITC जो हमारी मिलेगी, सो इसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग आईटीसी हमें ऑलरेडी गिवन था, वो हमने लिख दिया, विद रीजनिंग लिखना, ऊपर भी मैं बता रही रीजन के साथ लिखना प्लीज, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर नील, क्लब मेंबरशिप नील, इंडस्ट्री जीटीए सर्विसेज अवेल 24,000 की हमने की थी, ठीक है। नाउ इनपुट रिसीव वाली भी नील रहेगी, तो हमारा टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना रह गया, सीजीएसटी के लिए 57,000 एंड आईजीएसटी के लिए 74,000, एसजीएसटी में आईटीसी नील है हमारे, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन, मिनिमम कैश आउटफ्लो निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका, देखो सबसे सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो आईटीसी को पहले ले लो, आईजीएसटी को पहले करो। सेक्शन 49, 49A, 49B रूल 88A, आईजीएसटी क्रेडिट मस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर एनी इंजन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी फाइल्ड अप। सबसे पहले आईजीएसटी को लोगे, उसको करोगे सेट ऑफ, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को लोगे। सबसे पहले हमने जो है लिख दिया 45,000 है, 45,000 है, 4,500 है, जो हमारा टैक्स हमें देना था। उसमें से अब हमारे पास आईटीसी किस किस के लिए है, सबसे पहले आईजीएसटी में कितना था पूल हमारे पास 74,000 को, इसको पहले खत्म करते हैं। देखो 74,000 टोटल पूल है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम आईजीएसटी से खत्म करते हैं, 74,000 माइनस 4,500, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो बचा यहाँ, तो अब टोटली वो सीजीएसटी में डाल दिया,
या टोटली आपने एसजीएसटी में डाल दिया, इट्स अपॉन यू, इट्स टोटली अपॉन यू, और दोनों ही ठीक है। या फिर आपने थोड़ा सा सीजीएसटी में थोड़ा सा एसजीएसटी में डाल दिया, 50-50 डाल दिया, इट्स, मैं बता रही हूँ, टोटली अपॉन यू, ठीक है, पूरा आप पे है, आपको जैसे करना है करो। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने क्या किया, पूरा एसजीएसटी खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऊपर एसजीएसटी के लिए क्या नहीं था, आईटीसी नहीं था, हमने सोचा एसजीएसटी को बेचारे को दे देते, हमने पूरा का पूरा 45,000 इसमें दे दिया, और फिर जो रेसिडुअल बचा 74,000 माइनस 4,500 माइनस 45,000 जो बचा 24,500 वो हमने डाल दिया सीजीएसटी में। नाउ आवर आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज्ड कंप्लीटली। नाउ हमारे पास सीजीएसटी बचा है 57,000 का, और हमारे पास अब बचा कितना है, 45,000 माइनस 24,500, बिकॉज ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया, विच इज 2500 खाली हमारे पास बचा, इसको हम माइनस करेंगे तो खाली 57,000 में से हम 2500 कर देंगे, तो हमारे पास उल्टा क्लोजिंग बैलेंस बच गया क्रेडिट लेजर में 36,500 का, मतलब फॉर आगे कैरिंग फॉरवर्ड कर देंगे 36,500 को, जो कि हमारा क्रेडिट एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि नील नील नील। एक तरीके से अभी के लिए हमें मिनिमम जीएसटी पेबल कितना है, 0, ना ही हमें सीजीएसटी देना, एसजीएसटी देना, आईजीएसटी देना, ये तो 0 हो ही गया, ये हमने यहाँ से 0 कर दिया, और यहाँ पे 20,500 सरप्लस आ रहा है। Now the common mistakes which student do is reversing of tracking GST on the 1 lakh advance for the goods। वो क्या करते हैं, जो 1 लाख एडवांस हमने ऊपर फर्स्ट में पढ़ा कि गुड्स है, उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एडवांसेस ऑन गुड्स आर टैक्स फ्री, एडवांस हम ले सकते हैं गुड्स में, ठीक है, अंडर नोटिफिकेशन 66/2017, लेकिन हम टैक्स कब देंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन द इनवॉइस इज इश्यूड। Forgetting the school exemption are strictly geofence, and auditorium outside the school gates breaks the exemption condition। Okay, the school, अगर हम स्कूल के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो exempt है, लेकिन स्कूल के बाहर दे रहे हैं, that is acceptable। Always check the ledger balances remain after utilization in the working note। Okay, I say grant step marking for display closing balances, you should दिखाना चाहिए, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। उसके बाद किल आईजीएसटी लाइब्रेरी फर्स्ट, सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म करोगे, फिर डंप करोगे बाकी सारे आईजीएसटी, सब डंप ऑल द रिमेनिंग आईजीएसटी क्रेडिट इनटू सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन बिफोर टचिंग इंडिविजुअल स्टेट क्रेडिट्स, ठीक है, उनको उसमें डंप कर दो, आईजीएसटी पहले खत्म होता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 17.5 में ब्लॉक कर रखा है क्रेडिट पढ़ना, 16.2 में लॉट रूल है, और 88A का फॉरवर्ड चार्ज जीटीए, ये सब पढ़ लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन चेकलिस्ट जो आपके पास होनी चाहिए, जो देखता है वो कि भाई ये है तो वो मार्क्स दे देता है अच्छे से। फॉर मैथमेटिकल जीएसटी प्रॉब्लम्स एग्जामिनर चेक्स इफ यू हैव क्रॉस रेफरेंस्ड योर एग्जम्पशंस विद क्लियर फुटनोट्स, ठीक है, वही जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि नोट्स देना। इफ यू मिस मेंशनिंग व्हाई लॉट्स ऑफ इनपुट्स वर डिनाइड क्रेडिट, क्यों नहीं लिया, यू लूज 1 फुल मार्क इवन इफ योर फाइनल कैश लिबिलिटी बैलेंस इज करेक्ट, तब भी आपका 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने फुटनोट्स नहीं दिए। नाउ 1 का बी जो है क्वेश्चन 5 मार्कर, उसको देखते हैं, उसमें क्या है, देखो, गुलाटी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई महाराष्ट्र का, उसने सप्लाई किया गुड्स टू मृदुल ट्रेडर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद। ओके, महाराष्ट्र का सप्लायर है, सप्लाई किए हैं गुड्स कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में, एंड कालू मोटर्स लिमिटेड जो कि पुणे में है। गुलाटी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स, उसने ये दिए हमें, ये मृदुल को दे रखा है, जो कालू को दे रखा है वो दे रखा है। आइटम 2nd to 5th हैव नॉट बीन फैक्टर्ड इन द बेस प्राइसेस शोन इन टर्म 1, जैसे इसमें बेस प्राइस है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कंप्यूट द नेट जीएसटी लाइब्रेरी, हमें क्या करना है, नेट जीएसटी ढूंढना है कितना होगा फॉर गुलाटी, और वैसे 9%, 9%, 18% गिवन है, आप खुद ही देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम मृदुल का कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट शुड वी हैव टू कंप्यूट, क्या करना है, नेट जीएसटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेट जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्राइस ऑफ गुड्स कितना, 10,000 विल बी इंक्लूडेड, यस इट विल बी इंक्लूडेड। पैकेजिंग चार्जेस विल बी इंक्लूडेड, यस इट विल बी इंक्लूडेड। बाय इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूड होगा, आगे मैं नोट बता दूं, कमीशन चार्ज इंक्लूड होगा, यस होगा, ठीक है। और क्या है, वेट में चार्जेस कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो यानी ये टोटल आपका सम अप कितना आएगा, 10, 5, 5, 11,000 आपका आएगा ये, और 30,000 येस विल बी इंक्लूडेड। वेटमेंट चार्जेस क्या ये इंक्लूड होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये भी इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है वेटमेंट चार्ज, कि वेट ज्यादा है तो उसके लिए चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए ये भी इंक्लूडेबल होता है। उसके बाद डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, रिकॉर्डेड इनवॉइस, अगर आपका डिस्काउंट आपने जब गुड दिया उस तक पता था कि तब आपको कि डिस्काउंट मिलने वाला है,
या फिर इनवॉइस में लिखा है डिस्काउंट ग्रांटेड, तो आपको डिस्काउंट इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो ये 1000 विल बी इंक्लूडेड। तो ये कितना आ जाएगा 33K, सॉरी 31K। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 30,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000 कर देंगे डिस्काउंट का, तो इसलिए 31,000 आ गया। नाउ हमें क्या दे रखा है, जीएसटी जो हमें पे करना है। देखते हैं हम कि कौन सा किसको देना है। तो सबसे पहले मृदुल को जो अगर हमने दिया, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र दिए, तो इसमें 18% का जीएसटी लगेगा। बाकी जो कालू है वो गुजरात का है, एक सेकेंड, मृदुल लोकेटेड गुजरात, सॉरी मृदुल गुजरात का है, तो वो इंटर है इसलिए उसको 18% देना है, और वो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में, तो इसलिए सीजीएसटी जीएसटी दोनों लगेंगे, तो वो 9% लगेगा। तो 11,000 का 18% विल बी 1980, और 31,000 का 9% कितना होगा आपका 2790। ठीक है, तो 2790 विल बी सीजीएसटी एंड 2790 विल बी एसजीएसटी। तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा इसकी पूरी वर्किंग। देखो, As per section 15 of the CGST Act, the value of supply includes incidental expenses। ठीक है, जो वैल्यू है हमारी सप्लाई की, उसके अंदर इंसिडेंटल चार्जेस भी आते हैं। ठीक है, लाइक पैकिंग कमीशन एंड वेटमेंट चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। अंडर सेक्शन 15(3) पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड। जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं। अगर सप्लाई से पहले हमें पता था कि डिस्काउंट मिलने वाला है तो वो इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं। इनवॉइस में लिखा था तो इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्रॉपरली लिंक्ड टू इनवॉइसेस, और वो इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बेस प्राइस क्या था 10,000, इसमें 30,000 था, पैकिंग चार्जेस हो गए, कमीशन हो गए, ये दोनों तो इसमें नील थे। फिर उसका वेटमेंट चार्जेस इसमें नील था, तो इसमें 2,000 था, और डिस्काउंट यहाँ पे नील था, तो यहाँ पे 1,000 का था, तो 31,000 11,000। यहाँ पे वो स्टेट टू स्टेट गया, इंटर स्टेट था तो 18%, और वहाँ पे दूसरी स्टेट का था 2790 9% का आ गया। और हमने रीजन भी लिखना है। ठीक है, वर्किंग नोट्स विल रिमेन एज इट इज। Section 10 of the IGST Act 2017 provides that where the supply involves movement of goods, place of supply of such goods shall be located of the goods at the time of which the movement of goods terminates। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका रीजन भी आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों ये इंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करता है कि जो सप्लाई है उसके अंदर क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो रही हो, जहां पे वो छोड़ रहा हो, जहां पे वो सप्लाई हो रही है, उसकी डिलीवरी हो रही है। दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात इन दिस केस। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, CGST दे रहे हैं। नाउ कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स इज फॉरगेटिंग टू चेक द ज्योग्राफिकल लोकेशन। मृदुल ट्रेडर्स गुजरात का है, इंटरस्टेट। ठीक है, वाइल कालू मोटर महाराष्ट्र का है, तो इंट्रास्टेट। ये इग्नोर इट प्लीज। नाउ एग्जाम्पल में एनी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर, अगर कोई भी एक्सपेंस इंकर किया है सप्लायर ने बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड मस्ट बी एडेड टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2). अगेन, कोई भी एक्सपेंस अगर सप्लायर ने किया है, जो हमें गुड्स दे रहा है, अगर उसने कोई भी क्या किया है, एक्सपेंस किया है डिलीवरी ऑफ द गुड्स से पहले, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखते हो उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये पढ़ोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। वैल्यूएशन टारगेट क्या होता है, इंक्लूजन आर एडेड। ठीक है, एक्सक्लूजन आर सब्सट्रैक्टेड, टैक्स को अप्लाई करते हैं नेट सम में से प्लस माइनस करके जो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A, 4 मार्क्स के लिए है आपके लिए कि नाथ सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, नाथ सर्विसेज है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आपको बताना टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 4 आर देयर फॉर 4 मार्क्स। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, देखो मैन पावर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं रोड की। यहाँ पर एक ऊपर चीज लिखी थी, क्या सर्विसेज दे रहे गवर्नमेंट को। अगर आपने गवर्नमेंट को
सर्विसेज दी है, वो भी प्योर वाली। प्योर सर्विसेज मतलब जिसके अंदर गुड्स नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। इफ यू हैव गिवन इन प्योर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। वाई? बिकॉज ये भी प्योर सर्विस है, ये भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सेकेंड है सर्विसेज, देखो एक बार इसको देख लो, ये रहा। क्या एग्जेम्प्ट क्यों है? प्योर सर्विसेज विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को भी दे रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो इन रिलेशन टू द फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, या फिर म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। सैनिटेशन, रोड क्लीननेस, फॉल्स सेक्रेटरी अंडर आर्टिकल 243W, वो उसमें आता है। So that is why this is exempt. Now next, services provided by fair price shops. जो फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है बाय नाथ लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एक पर्टिकुलर प्राइस से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, एक सीलिंग प्राइस होती है, उसको गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। तो उसमें जो है कोई भी जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो पब्लिक को, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह जो भी होते हैं तो उनको देते हैं वो। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर ये होता है अगेंस्ट कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ कमीशन, कमीशन के फॉर्म में, तो ये आपको पता होगा एक और एग्जाम्पशन हमारे पास है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सेल ऑफ anything under PDS against consideration the form of commission, that is also exempt। ठीक है, तो इसलिए ये भी एग्जाम्प्ट होगा। इसका रीजन देखो क्या है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, किसी भी गवर्नमेंट को अगर वो दे रहा है सेल ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी देता है, शुगर, व्हीट, राइस वगैरह, पीडीएस के अंदर अगेंस्ट द कमीशन आर एक्सप्लिसिटली exempt फ्रॉम टैक्स। टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड है सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लिए म्यूनिसिपल एरिया में इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड लाइट, जो डिफेक्टेड लाइट है, डिफेक्टेड लाइट है जो डिफंक्शनिंग डिफंक्ट लाइट्स है, ठीक है। अदर स्पेयर्स अलॉन्ग विद मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स कंसीडरिंग 35% टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या हम उसको एग्जेम्प्ट मानेंगे? एक याद हो कुछ तो, याद हो कुछ तो हमने पढ़ा था कि जो कंपोजिट सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विसेज की टू गवर्नमेंट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट को, वहां पे तो था कि हमने टोटली सर्विस दी है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो एग्जेम्प्ट था, वही गवर्नमेंट को दे दिया। बट अगर हम कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज की जिसमें हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, अगर 25% तक है गुड्स, तब तो वो ठीक है भाई कि 75% और मोर सर्विस है, 25% और लेस जो है वो गुड्स है, तब तक तो यू आर एग्जाम्पल। बट इफ द गुड्स आर मोर देन 25% यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन, यू विल हैव टू पे द टैक्स, दैट इज टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स। ठीक है, तो सर्विसेज मेंटेन द स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पे 35% जो है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यानी 25% से ज्यादा ऑब्वियसली, दैट मीन्स दिस इज टैक्सेबल। तो दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स के लिए जैसे स्पेयर वाल्स वगैरह और सर्विसेज के जो एग्जाम्पशन है वो कंपोजिट सप्लाई का, वो किसके लिए रेलेवेंट है? नोटिफिकेशन अप्लाइज ओनली इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitute not more than 25% of the total value of the composite supply, here the goods constitute 35% जो कि एक्सीड करता है 25% से स्टैट्यूटरी सीलिंग से, हैंस जो एंटायर सर्विस है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। फोर्थ आपका है सर्विस और ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कोई भी ब्रोशर जो है, ब्रोशर्स होते हैं मैथ्स में हमने बनाए भी होंगे अगर याद हो तो आपको, तो उसमें क्या होता है ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, ये अलग मतलब ब्रोशर्स का चीज बता रही कि ब्रोशर क्या होता है। वैसे ये जो ब्रोशर है इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय 70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, उसके लिए ये मतलब कुछ भी अगर हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड द गवर्नमेंट एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके लिए 75% या उससे ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, वो एग्जेम्प्ट है। अगर 75% हो रहा हो या उससे ज्यादा हो तो ही एग्जेम्प्ट है, अगर उससे कम हो देन इट इज। यहाँ पे कितना हो रहा है? 70% हो रहा है एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बोन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टैक्सेबल।
The services provided under training program are exempt only if जो entire 100% या major specific statutory funding threshold है वो मिलती है, और if it is provided to the government where total expenditure is borne by the government. In this case, since only 70% of the total expenditure is borne by the government, it does not fulfill the clean exemption criteria rendering it taxable. ठीक है, क्योंकि 70% से 75% से कम है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कॉमन स्टोर में से इंक्लूडिंग द स्ट्रीट एंड मेंटेनेंस इज एग्जाम्प्ट सिंपली बिकॉज इट प्रोवाइडेड म्युनिसिपल एरिया. नो, पहले देख लो 25% गुड भी दे रही है तो कंपोजिट वाला वो भी क्राइटेरिया देखो. Memorizing the difference between pure services, 100% service होता है exempt under 243G, 243W. Composite supply में maximum 25% आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते मेंटेन एग्जेम्पशन स्टेटस के लिए. दिस इज फॉर योर रीडिंग. देन 25% guardrail क्या है? The goods component in government municipal contract clients cost 25%. तो आपको entire contract losses is tax free status. Okay, and recent clarification is exemption for pure services provided to government entities strictly restricted to sovereign constitutional activities under 9th and 12th schedule. Commercial activities carried out by the government, अगर कोई भी commercial activity हो रही है जैसे कि renting on properties for business या लॉजिस्टिक सर्विसेज हो रही है तो उसके अंदर एग्जामिशन टेस्ट पास नहीं होता, आपको टैक्स देना पड़ता है. FCM या RCM में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है. ठीक है, तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट उसके अंदर क्या लगता है? FC या RCM. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B. क्या क्वेश्चन है? टैक्सेबिलिटी एंड रिवर्स चार्ज के ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 2B ऑफ 6 मार्क्स. Mr. Shubh, director of a star company private limited, provided services to the company. Okay, director is giving the services to the company. Remuneration लेते हैं, यानी salary basis पे है 125,000 की. Briefly explain whether GST applicable in the following independent cases. Okay, नॉर्मली पहले बताया गया है, फिर उसके बाद पार्ट्स दिए जिसमें हमें बताना है कि वो टैक्स पे करेगा या एग्जेम्प्ट है. मिस्टर शुभ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है स्टार का एंड नॉट एन एम्प्लॉय. अगर वो एम्प्लॉय ना होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता, तो क्या वो लाइबल होता जीएसटी के लिए? Yes, because he is independent. He is not in the nature of employee here. क्योंकि पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 CGST एक्ट 2017 क्या कहता है? सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय या एम्प्लॉय इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉन सप्लाईज. इसलिए वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं. लेकिन अगर सर्विसेज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दी है जो कि एम्प्लॉय नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, टू सच कंपनी इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन एरिया एज अ कंसिडरेशन उस सेट सर्विसेज के लिए क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट एंड देयरफॉर टैक्सेबल, इसलिए वो टैक्सेबल होते हैं. हेंस फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2B इज आंसर इज टैक्सेबल. और जो है रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर्स पे को हम पे कर रहे हैं इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन RCM बेसिस. ओके, तो देखो क्या है? केस 1 इंडिपेंडेंट होगा, द टैक्सेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज गवर्न्ड बाय द इंटरप्ले बिटवीन शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट. आपको शेड्यूल याद करना पड़ेगा, नहीं होता तो इट्स ओके, लेकिन मार्क्स कट जाएगा अगर शेड्यूल याद नहीं होता तो थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा याद करने की कोशिश करो. शेड्यूल 3 ऑफ द CGST 2017 नॉन सप्लाईज इन सेक्शन 93 जो किसका है? RCM का है. ठीक है, क्या कहता है? केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज बाय डेफिनेशन नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देयरफॉर जो सर्विसेज प्रोवाइड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज अंडर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3. इसलिए पैरा 1 के शेड्यूल 3 में सर्विसेज प्रोवाइडेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉयमेंट सर्विस अंडर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3. एप्लीकेबिलिटी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए वो फुल्ली टैक्सेबल है. पर्सन कौन लाइबल होगा? Services supplied by director to company covered RCM में the recipient Star Company Private Limited is liable to pay 100% of the GST. जो कंपनी है उसको पे करना पड़ेगा GST अंडर RCM. नाउ सेकेंड, अगर वो क्या होता? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता, दैट इज एन एम्प्लॉय. अगर वो एम्प्लॉय होता, out of the total remuneration 125,000, 60,000 has been declared as salaries in the books and subjected to TDS under section 192. 192 का TDS भी लग रहा है उसको. 192 TDS किसका? सैलरी का ही है. ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस जो 65,000 है उसको सेपरेटली डिक्लेयर किया गया सब्जेक्ट टू TDS. 194J, 194J किसके लिए? प्रोफेशनल फीस के लिए लिखा हुआ है प्रोफेशनल फीस. यानी बंटवारा कर दिया 60 और 65 का, 125 का अलग अलग हो गया. अब इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें अब जो पार्ट्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो मार्क इट एज इम्पोर्टेंट. सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड B का सेकेंड.
दैट इज क्या होगा इसके अंदर, सैलरी पोर्शन अलग से होगा और जो हमारा 65,000 है प्रोफेशनल फीस पोर्शन वो थोड़ा अलग से होगा. जो पार्ट ऑफ द डायरेक्टर रेम्युनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी subject to TDS under section 192 is not taxable in consideration of the service of the employee. So in the course or in the relation to his employment in terms of schedule 3 of the CGST Act वो नहीं होता. लेकिन जो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन द सैलरीज in the company's accounts and subject to TDS under section 194J as a fees for the professional or technical service at TDS is consideration for providing services which are outside the scope of Schedule 3 and hence therefore it is taxable. The recipient of the said services, that is the company, is liable to discharge the applicable GST on RCM basis. तो वही है यहाँ पे जो मैंने बोला. इससे जो पोर्शन है वो सैलरी के अंदर इन द बुक्स एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय रिलेशनशिप. पैरा 1 के अंदर employee services at TDS is neither as a supply nor as a service, इसलिए no GST is applicable. और प्रोफेशनल फीस के लिए क्या होगा, TDS 194J में कट रहा है. फीस प्रोफेशनल फी एस्टैब्लिशिंग दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्केड्यूल 3 से बाहर है. आरसीएम में स्टार कंपनी जो है वो लाइबल होगी जीएसटी देने के लिए, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट. ओके. Now the common mistake which student do is just thinking that if the person is a MD, जो सोचते हैं कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, तो एंटायर रेम्युनरेशन इज एग्जाम. नो, यू मस्ट लुक एट द इनकम टैक्स ट्रीटमेंट कि वो 192 में हो रहा है 194J में हो रहा है. 194J क्या है अगर याद हो तो, प्रोफेशनल फीस का. 192 है सैलरी का, तो सैलरी वाला एग्जाम्प्ट है. 194J में तो टैक्स अंडर आरसीएम है. इस तरीके से इन योर आंसर स्पेसिफिकली साइड पैरा 1 शेड्यूल 2 फॉर पैरा 1 शेड्यूल 3 किसके लिए है, एम्प्लॉय सैलरी के लिए. नोटिफिकेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है. फॉर आरसीएम रूल्स एंड डायरेक्टर्स टू सिक्योर द फुल क्रेडिट फ्रॉम एग्जामिनर, दिस इज योर कीवर्ड्स. एंड TDS डिसाइड्स द जीएसटी. 192 अगर होगा आपका तो एम्प्लॉय सैलरी होगी. 194J होगा तो प्रोफेशनल सर्विसेज होगी जो कि टैक्सेबल अंडर आरसीएम होगा. क्वेश्चन नंबर 3A 5 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. एग्जामिन वेदर सप्लायर ऑफ जीएसटी आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. आपको बताना है कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लायक है नहीं, मतलब एलिजिबल है या नहीं, करना है या नहीं है. ठीक है. ओके. फर्स्ट है ओम साई बिल्डर्स ऑफ रोहिणी दिल्ली. रोहिणी दिल्ली के हैं. इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द इंट्रास्टेट टैक्सेबल. इंट्रा है. बिल्डिंग ब्रिक्स. बिल्डिंग ब्रिक्स से कुछ याद आ रहा होगा, नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स होते हैं कुछ. इट एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट इज 23 lakhs. कुछ याद आया इस पर. सेक्शन 22 जीएसटी एक्ट, कोई नोटिफिकेशन था और सप्लायर जो था वो लाइबल था टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज. अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होगी तो द थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट होनी चाहिए. अगर the threshold limit for the person making exclusively intrastate taxable supplies of the goods is as under कि 10 लाख की होगा. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, MTMN या MNMT बोलते थे हम, तो MNMT 10 लाख के लिए. 20 लाख की है तो कौन कौन सी स्टेट से, AP, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड. और 40 lakhs के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, brick of fossil meals, the roofing tiles, ice cream, कोई भी other edible items जो भी थी, whether not containing cocoa, पान मसाला, tobacco substitutes जो भी थे उनके लिए ये वाला आएगा प्रोविजन इसके अंदर. तो इसी में जो 23 lakhs का दे रखा है और क्या दे रखा है कि एक इंटरेस्ट रेट है ये दे रखा है और हमें मोटा मोटा क्या दे रखा है, तो बिल्डिंग ब्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बिल्डिंग ब्रिक्स के बारे में था. तो इसमें क्या आएगा हमारा बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए कि देखो एज पर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट नोटिफिकेशन था कुछ कुछ कि जो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड क्या है, 40 लाख है. अगर वो एक्सक्लूसिवली एंगेज किस में है, इंट्रास्टेट गुड्स के अंदर है, तो वो 40 लाख की उसकी थ्रेशोल्ड थी. लेकिन एक्सेप्शन क्या थी, जैसे यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, एनहांस थ्रेशोल्ड जो 40 लाख की थी वो अप्लाई किसके लिए नहीं होती, पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन लिस्टेड गुड्स जिसके अंदर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और बिल्डिंग ब्रिक्स आ जाती है. रिड्यूस बैक टू स्टैंडर्ड लिमिट 20 lakhs की रह जाती है. 40 लाख में एग्जाम्पशन थी इनकी, तो ये 20 लाख आ जाएंगे. तो दिल्ली इज अ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट ऑफ जनरल सप्लाई, क्योंकि दिल्ली का तो 40 लाख आता, बट इसने बिल्डिंग ब्रिक बोल दिया, वो ब्रिक बोल दिया, तो इसकी वजह से 40 से कहाँ आ गया, 20 पे आ गया. कंक्लूजन क्या है, सिंस होम बिल्डर्स की जो एग्रीगेट टर्नओवर 23 lakhs है,
तो इसलिए वो एप्लीकेबल लिमिट है 20 लाख की, लाइबल है ऑब्टेन करने का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी 20 लाख बन जाती है। अगर ये दिल्ली का होता नॉर्मली कोई और गुड्स दे रहा होता, नोटिफाइड गुड्स नहीं कर रहा होता, तो 40 लाख की होती, फिर इसको कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ बिल्डिंग ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए 23 होने के बावजूद 20 से ज्यादा है, तो इसीलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट है हुकुमचंद, हिमाचल प्रदेश का है। क्या ये नोटिफाइड वाली है? हमारी स्टेट हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये भी 40 लाख में बैठ रहा है। बट क्या लिख रखा है, आगे पढ़ते हैं कि एक्सक्लूसिव एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल, ठीक है, इंट्रा है, स्टेट है, टैक्सेबल है, फुटवियर में उसकी टर्नओवर हिमाचल प्रदेश शोरूम के 32, लेकिन वो नागालैंड में भी चलाता है, एक और जगह चलाता है नागालैंड में। नागालैंड की आती 10 की या 20 की? नागालैंड की 10 लाख वाले की, और उसमें टर्नओवर क्या है? 11 लाख। फिनिश। क्या आएगा अब यहाँ पे? क्योंकि हुकुमचंद एलिजिबल है एनहांस रेशियो लिमिट के लिए, किसकी? 40 लाख के लिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव एंगेज है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के। लेकिन हुकुमचंद फुटवेयर में तो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी है, किसमें? नागालैंड में, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी? 10 लाख। तो इसलिए वो लाइबल हो जाएगा रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज टर्नओवर एक्सीडिंग 10 लाख। फर्दर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन बोथ। अब यहाँ पे गड़बड़ आ गई, क्योंकि इसमें तो है ही नागालैंड में, अब नागालैंड में तो भाई हिमाचल प्रदेश में भी करना पड़ेगा, क्योंकि he is making taxable supplies for both the state, दोनों के लिए बना रहा है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? हिमाचल के साथ साथ नागालैंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी टैक्सेबल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मल्टी स्टेट ऑपरेटिंग कर रहा है वो विद स्पेशल कैटेगरी। When a person makes taxable supplies from both normal and state and special category state, जो कि 22 में स्पेसिफाइड है, जो लोएस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट है, अप्लाइज अक्रॉस ऑल ऑपरेशन यूनिफॉर्मली। नागालैंड एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख में है, एमटी। एग्रीगेट टर्नओवर हिमाचल प्रदेश 32 लाख, नागालैंड की 11 लाख, 43 लाख से आगे। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड क्या? ड्यू टू ऑपरेशन 10 लाख। पैन इंडिया तो कंक्लूजन हुकुमचंद की एग्रीगेट टर्नओवर 43 लाख जो है वो एक्सीड कर रही है। एग्रीगेट देखते हैं ना, किससे? 10 लाख से। रिस्ट्रिक्शन लिमिट देयरफॉर इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन बोथ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कॉमन मिस्टेक्स अप्लाइंग द 40 लाख रूल, यहाँ पे कर देते कि भाई 40 लाख से ज्यादा, इसलिए, पर वो देखते ही नहीं है कि बिल्डिंग रिस्क भी है, ब्रेक पान मसाला आइसक्रीम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द हायर लिमिट, इवैल्यूएटिंग स्टेज इंडिपेंडेंटली। एग्जांपल जैसे हुकुमचंद में वो 40 लाख से नीचे था, ये एचपी में बोलते हैं कि नहीं होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों जगह चाहिए। जब एक जगह बन रहे हैं तो दूसरी जगह भी करो, क्योंकि टैक्सेबल है। अगर एक जगह टैक्सेबल एक जगह नॉन टैक्सेबल कर रहा होता तो बात अलग थी। एग्जाम टिप के मेमोराइज द 4 कोर्स स्पेशल कैटेगरीज कौन सी? एम एन एम टी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा 10 लैक्स के लिए, ठीक है। निमोनिक्स वो देखो, एम एन एम टी क्या है? इफ एनी ब्रांच फॉल्स हियर क्या हो जाएगा? 10 लाख थ्रेशोल्ड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3v4 अगेन 5 मार्क्स। मिस्टर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग बुक्स, ठीक है, बुक्स की ट्रेडिंग करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट दे रखा है इज एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। फाइन फाइन, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए है, एंड हैज ऑप्टेड द सेम, ठीक है जी, कॉम्पोजिशन में है ये ट्रेडिंग बुक। सीसीएक्स या प्रोफेशनल एडवाइस क्या? वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल्ड स्टॉक रजिस्टर्स एंड टैक्स डिटेल्स अंडर जीएसटी लॉ, क्या उसको डिटेल में स्टॉक रजिस्टर रखने की जरूरत है, टैक्स डिटेल्स रखने की जीएसटी लॉ में जरूरत है या नहीं? So a supplier who has opted for compensation scheme is not required to maintain records relating to stock of goods and details of tax, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी स्टॉक रजिस्टर रखने की या टैक्स डिटेल रखने की। सिंपल। अब इसका सोल्यूशन अगर हम ढंग से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? अंडर सेक्शन 35 और सीजीएसटी एक्ट 2017 हम 56 रूल पढ़ रहे हैं सीजीएसटी का, कि जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड पर्सन है उसको मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, इनवर्ड आउटपुट, सप्लाई, स्टॉक, इन्वेंटरीज, इनपुट, टैक्स क्रेडिट डिटेल्स रखनी चाहिए। क्या क्या रखनी चाहिए? मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, कितना इनपुट सप्लाई किया, कितना आउटपुट सप्लाई किया, क्या स्टॉक इन्वेंटरी थी, क्या आईटीसी था, इन सब का डिटेल। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन डीलर है उसको ग्रांट किया गया सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ, किस चीज़ के लिए? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग composition scheme में composition supply is not required to maintain a highly detailed account of stock of goods containing granular descriptions of raw materials, scrap, wastage, real time opening, closing, value balances in the same format as a regular dealer. Now tax records, tax records भी जरूरत नहीं होती है composition डीलर को
जो डिटेल्स ऑफ टैक्स है बेटा, टैक्स रिकॉर्ड्स को हम कॉम्पोजिशन डीलर उसको जरूरत नहीं होती रखने की, ठीक है। स्टॉक रिकॉर्ड्स को, टैक्स रिकॉर्ड्स को, हमने स्टॉक रिकॉर्ड्स पढ़ा क्या गया था। अब टैक्स रिकॉर्ड में क्या है, सिंस कॉम्पोजिशन डीलर लीगली बार्ड फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है, उसको मना कर रखा है, तुम कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स, तुम नहीं ले सकते टैक्स, नहीं लेना है, कैन नॉट क्लेम आईटीसी, और तुम आईटीसी नहीं ले सकते, तो इसलिए वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तुमको कोई जरूरत नहीं है रखने की रिकॉर्ड्स को रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइसेस, आईटीसी डिटेल्स, क्रेडिट लेजर्स, टैक्स पेबल स्ट्रक्चर्स अंडर स्टैंडर्ड रूल्स। भाई जब तुम्हें नहीं तुम ले सकते हो, ना ही तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तुम क्या करना है तुम्हें रजिस्टर रख के। दे ओनली नीड टू कीप सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड, उनको कोई कॉम्प्लेक्स वो रखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड नॉर्मल रिकॉर्ड्स रखो, इनवर्ट सप्लाई से कितना तुम सप्लाई ले रहे हो, शोइंग एग्रीगेट वैल्यूज एंड टैक्स पेड ऑन आरसी आइटम्स, ठीक है। रिवर्स चार्ज आइटम्स का वो खाली देखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोल सकते हैं कि ये भी कहीं ना हो, इसलिए पर उनको रखना पड़ता है। लेकिन सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड किसके, इनवर्ट सप्लाईज के, जिसमें एग्रीगेट वैल्यू आ रही है कि आपने कितना टैक्स दिया है। रिवर्स चार्ज आइटम्स पे द कंक्लूजन के जो महता है उनको नहीं रखना है। क्या, रेगुलर डिटेल्स, स्टॉक रजिस्टर्स और टैक्स इनवॉइस आईटीसी डिटेल्स, सिग्निफिकेंटली मिनिमाइजिंग इट्स कंप्लायंस ओवर हेड्स, इससे उसकी कंप्लायंस कम हो जाएंगी, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स व्हिच कम राइटिंग अ जेनेरिक आंसर स्टेटिंग एवरी डिटेल मस्ट मेंटेन ऑल बुक्स, हमेशा गलती होती है, लिखते हैं, नहीं लिखना। कॉम्पोजिशन डीलर को कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिक रियलाइजेशन कि दैट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड। एग्जाम्पल क्या, इवन दो रिलैक्स कॉम्पोजिशन डीलर मस्ट प्रिजर्व देयर बेसिक परचेज इनवॉइसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीगेट क्वार्टरली सेल्स टू सपोर्ट देयर फर्म सीएमपी 08 फाइलिंग। इंपॉर्टेंट वही जो मैंने बोला कि ये है कि ठीक है, इवनली रिलैक्स कर दिया गया, उनको एग्जाम्पशन दे दी गई है कि भाई आप स्टॉक रिकॉर्ड मत रखो, आप टैक्स रिकॉर्ड मत रखो, लेकिन उनको बेसिक परचेज इनवॉइसेस रखनी होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीगेट क्वार्टरली सेल्स रखने पड़ते हैं सपोर्ट करने के लिए। कौन सा फॉर्म, सीएमपी 08 composition 08 filings के लिए। दिस इज ICA keywords now. No ITC simplified books since composition dealers cannot claim tax records or collect tax. The law strips away the burden of keeping complex tax ledgers. Next question, question number 4. A 5 marker and event management company. Very important, very famous question and very easy मस्त वाला question. क्या बोलता है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, इवेंट मैनेज करती है, जो कि क्या करती है, सर्विसेज देती है, ऑर्गेनाइज करती है स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए दिए, दिल्ली में दिया, मुंबई में दिया, कोलकाता में दिया, चेन्नई में दिया, यहाँ दिया, पंजाब में दिया, हरियाणा में दिया। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन दिस केस। देखो बेटा, हमारा रिसिपिएंट है, ठीक है, हमारा हमारा सप्लायर है, हमारा रिसिपिएंट है। सप्लायर मान लो है दिल्ली, कौन है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है। सप्लायर हमारा कहाँ रजिस्टर्ड है, दिल्ली में। हमारा जो वो सप्लायर रिसिपिएंट, हमारा सप्लायर कहाँ है, दिल्ली में। रिसिपिएंट कहाँ है, मान लो पंजाब में, पंजाब में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड, और उनको वो दे रहे हैं मुंबई में, कोई भी इवेंट है मुंबई में सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, मुंबई में हो रही है सप्लाई, मुंबई में इवेंट हो रहा है, दिल्ली का पंजाब वाले को सप्लाई दे रहा है मुंबई में। तो हमेशा हमेशा वो देखते हैं कि जो रिसिपिएंट है, जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा उसको लिखते हैं एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पंजाब होगा, क्या होगा, पंजाब। लेकिन अगर, ध्यान से समझना, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो इवेंट जहाँ पे हो रहा है, इवेंट इज हेल्ड, यानी मुंबई होता, सिंपल, क्या होता, मुंबई। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिसिपिएंट जहाँ का है वहां पे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहां पर, सिंपल। ओके, अगर रिसिपिएंट जहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, उसका जो है हो रहा है पंजाब में, तो पंजाब ही होगा। ये नहीं है कि वहां पे नहीं होगा तो फिर दिल्ली ले लो, कुछ और ले लो, नहीं, ठीक है। और अगर ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है पंजाब में और इवेंट भी पंजाब में हो रहा है, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पंजाब। यानी सप्लायर जहाँ का भी हो, हमें मतलब नहीं होना चाहिए जब तक उधर इवेंट ना हो। अगर उधर इवेंट होता है जहाँ पे सप्लायर है, लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर नहीं है तो ही फिर सप्लायर का लेना देना है, नहीं तो तब भी नहीं, क्योंकि तब तो हम रिसिपिएंट का मानेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, हम पढ़ लेते हैं। और हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे बात हो रही थी कंसोलिडेटेड की, मल्टीपल स्टेट्स की, अगर बहुत सारी जगह पे हो रहा हो
तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है, अगर रिसिपिएंट है तो सीधा रिसिपिएंट का लिखेंगे, लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उन सबका प्रोपोर्शनेट लिखेंगे, वैल्यू को जो प्रोपोर्शनेट होता है ना वो लिखते हैं। जैसे मान लो 3 स्टेट्स में दिया, यहाँ पे 20% पैसे लगे हैं, यहाँ पे 50% लगे हैं, यहाँ पे 30% लगे हैं, ठीक है। तो जीएसटी इसी हिसाब से, प्लेस ऑफ सप्लाई इस हिसाब से होगा, जीएसटी हिसाब से बटेगा। In case of an event, if the recipient of the service is registered, the place of supply of service for organizing the event is location of the such person. However, if the recipient is not registered, place of supply is a place where event is held. The place of supply of the event is registered. 7 क्या है, supply to the registered person कर रहे हैं तो क्या होता है, place of supply the location of such person. अगर unregistered person ने event जहाँ पे हुआ है वहाँ पे, लेकिन अगर multiple states है तो क्या होता है, proportion to the value of service, ठीक है। Places are located across each respective state duty in the proportion the value of the service determined as per the terms of the contract. In the absence of specific contract, अगर वो contract ही नहीं है तो valuation is calculated using generally accepted accounting principle, जो gap हम accounts में पढ़ते हैं, accounting advanced accounting में वो हो जाएगा, rules prescribe. नंबर ऑफ डेज और इवेंट फुटप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं, कितने कितने दिन का इवेंट हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे 2 दिन का हो, यहाँ पे 3 दिन का हुआ, यहाँ पे 5 दिन का हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे। Common student mistake forgetting to split the answer based on whether the recipient is registered or unregistered, ये लिखते ही नहीं, डायरेक्टली वो कंसोलिडेटेड वाला स्टार्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, रेफरेंस देना जरूरी है। डिस्टिंक्ट फॉर्म पूरा एग्जाम के the event is held across multiple states but the recipient is registered, no complex proportional split is required, right, क्योंकि recipient registered है तो सीधा क्या लिख देंगे हम, recipient is registered, वहां पे ये सब फालतूगिरी करने की जरूरत ही नहीं है। रजिस्टर्ड मीन्स इफ द बायर इज रजिस्टर्ड फॉलो देयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन, अगर बायर रजिस्टर्ड है तो फिर हमें स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है, दिस इज अ कीवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ए, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है ना क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी ये वाला, तो वो है ये 4A 5 मार्क्स का क्या है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर की टैक्सेबिलिटी अगर सब्सिडियरी कंपनी ने हेल्ड कर रखे बाय अ होल्डिंग कंपनी अंडर जीएसटी फ्रेमवर्क, हेल्ड इन अ सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी का शेयर ले रखा है, उसका टैक्सेबिलिटी क्या है। शेयर्स क्या होते हैं, डिफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन की वो क्या है, गुड्स है या सर्विस है, वो ये बताते हैं। हमें पहले ये क्लियर करना चाहिए कि जो शेयर है वो गुड्स है कि सर्विस है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय अ सर्कुलर that is securities are considered neither as a good nor as a supply in terms of definition of goods and the definition of service. For the securities include shares as a definition of securities, that means shares is neither a good nor a service. So 252 के according goods excludes money and securities, services also excludes money and securities. The security में securities includes share. Exclusive inclusive समझ में आ रहा है, because shares are classified as securities, they are neither goods nor services under GST. Consequently, जो transaction of holding shares or transferring ownership of shares in a subsidiary company by a holding company does not constitute a supply. ठीक है, इसलिए वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। रिसेंट सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइज दैट मेयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय पेरेंट एंटिटी, अगर खाली उसने होल्ड करके रख रखे हैं शेयर्स को, डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्विस प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई सर्विस दी है to the subsidiary, meaning no GST can be levied on such holding. ओके, कॉमन मिस्टेक मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं रिलेशनशिप को, होल्डिंग इन सब्सिडी का रिलेटेड पार्टी सेक्शन 15 का ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्व गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि जो शेयर्स है वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड पार्टी रूल नहीं लगता है। ऑलवेज साइड एग्जैक्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या, सेक्शन 252 के गुड्स और सिक्योरिटीज सेक्शन गुड्स और सेक्शन 102 सर्विसेज की सब्सटैंशिएट बाय सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ जीएसटी. Shares and securities sit behind regulatory wall that completely insulates them from definition of both goods and services. 4B revision versus amendment mechanism cutoff timeline वगैरह क्या, how can a return be revised, कैसे जो रिटर्न है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। हमने कोई भी रिटर्न फॉर्म करी, हम उसको हमें कुछ चेंजेस करने हैं, हमने गलती कर दी कुछ, ठीक है, तो हमें वो रिवाइज करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में पूछा। इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एक्सप्लेन द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द करेक्शंस, और वो हम कब तक कर सकते हैं। तो इन जैसे सिंस रिटर्न है वो बिल्ड फ्रॉम डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग अ रिवाइज्ड रिटर्न, राइट, क्योंकि जो रिटर्न है जीएसटी के अंदर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस की होती है। एनी नीड टू रिवाइज द रिटर्न में राइज टू द नीड ऑफ चेंज इन द सेट ऑफ इनवॉइसेस, कि अगर सेट ऑफ इनवॉइस चेंज हो गए, डेबिट क्रेडिट नोट चेंज हो गए, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न ऑलरेडी सबमिटेड, the system allows amendment in the details of those individual details of the
कंडीशन कि हम इंडिविजुअली जो है चेंज कर सकते हो, पूरी पूरी रिटर्न चेंज करने के बजाय. Invoices or debit credit notes that are required to be amended. They can be amended in any of the future GSTR 1 in tables specifically provided for the purpose of amending previously declared details. ठीक है, तो ऐसे होएगा. अब वो टाइमलाइन बंद पड़ेगा. अनलाइक ट्रेडिशनल डायरेक्ट लॉस देयर इज नो मैकेनिज्म टू फाइल कंप्लीटली रिवाइज रिटर्न. कोई भी पूरा हमें जो है कंप्लीटली रिवाइज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट पहले होता था कि भाई पूरी पूरी चेंज करनी है. अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो मैकेनिज्म टू फाइल द कंप्लीटली रिवाइज रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ. वंस अ रिटर्न सच एज फॉर्म जीएसटी 1 जीएसटी 3B एक बार रिटर्न जो सबमिट हो गई, फाइल हो गई, इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एंड रिटर्न. उसको हम वापस से नहीं कर सकते. तो हम करेक्ट कैसे करेंगे फिर कुछ गलती हो गई, जैसे हमने कुछ भी गलती कर दी, कुछ मिस कर दिया, ओमिट कर दिया या मिस स्टेटमेंट हो गई, मस्ट बी करेक्टेड थ्रू अ अमेंडमेंट मेथड. क्या है, इन सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड चेंजेस आर रिपोर्टेड इन द डेजिग्नेटेड अमेंडमेंट टेबल्स होती है. जैसे हमें जीएसटीआर 1 फॉर्म में टेबल अमेंडमेंट होती है, जीएसटी 3 में, जिसमें फॉर द मंथ इन विच एरर इज डिस्कवर्ड, जिसके अंदर हमें एरर डिस्कवर्ड हुआ है, एंड एनी इंटरेस्ट ड्यू ऑन शॉर्ट पेमेंट्स मस्ट बी पेड अलोंगसाइड द फाइलिंग. और हम जब फाइल करें अगर कुछ शॉर्टकमिंग है, कुछ हमने कम दिया है, तो वो भी पे कर दो साथ साथ में. ओमिशन और इनकरेक्ट particulars discovered in the return filed under section 39 of CGST 2017, ठीक है, which can be rectified in the return to be filed for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed. Okay, any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with the interest. Rectification of error omission is carried out by entering appropriate particulars in amendment table containing in GSTR 1. However, no such rectification of any error or incorrect particulars is allowed after 30th November following the end of the financial year to which such details pertain or actual date of furnishing of the. तो ये आपकी टाइम लिमिट आ गई है. अब जो मैं बता रही हूँ आपको कि 30th डे ऑफ नवंबर से आ जाती है कि 39 of the CGST no rectification of any error incorrect particulars is allowed after 30th day of November following the end of financial year. फाइनेंशियल के 30th नवंबर तक आप नहीं दे सकते, उसके बाद 30th तक ही दे सकते हैं, या फिर एक्चुअल डे ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न जैसे फॉर्म जीएसटीआर 9, whichever is earlier, actual date of furnishing of relevant annual return. ओके, सो ये आपका स्टैट्यूटरी लिमिट है 30th नवंबर. एंड एक्चुअल डेट, अगेन आई एम सेइंग, एक्चुअल डेट of furnishing of relevant annual return whichever is earlier. और पूरी पूरी नहीं होती रिवाइज, एक एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है. स्टार्टिंग दैट स्टूडेंट कैन फाइल रिवाइज जिससे 3B देयर इज नो सच फॉर्म. ठीक है, सारी करेक्शंस जो है रिपोर्टेड एज अमेंडमेंट्स इन द रिटर्न फाइल्ड फॉर सब्सिक्वेंट मंथ. रिमेंबर दैट द डेडलाइन फॉर करेक्ट इज 30th नवंबर, नॉट सितंबर 30. दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट टू नोट फॉर द एग्जाम्स. 39 देख लेना आप. और क्या है, no rewriting, only amendment. You cannot change the past return. You can only fix the error by reporting in the next month's return before November 30 cuts off the timeline. Okay, last minute revision. Your this mock test 1 मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो ख़त्म हो चुका है. थोड़ा सा रिवीजन अगर आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, आप देख सकते हो. यू कैन डू इट योर सेल्फ. गुड इनवॉइस, कैपिटल इनवॉइस, एंटरप्रांस, सीटीपी वैलिडिटी, ई वे बिल रिटर्न एंड निमोनिक्स, एमटीपी, आईडब्ल्यूसी जैसे पैकिंग इंसिडेंटल, वो जो उसके लिए क्वेश्चन के लिए था. LICR जो आपके एग्जामिशन वगैरह के लिए था. कंप्लीट. ओके.